नमस्कार। आयुर्वेद आखिरकार है क्या? आयुर्वेद के में क्यों जानना चाहिए आप? क्यों आयुर्वेद को जानना चाहिए? मैं कह रहा हूँ, आप आयुर्वेद को एक किताब समझते हो, आप आयुर्वेद को एक दवाई समझते हो। बिल्कुल ये बात सच नहीं। आयुर्वेद जीवन की विज्ञान और जीवन की कला है। आयुर्वेद का मतलब क्या? पहले तो आयुर्वेद के पीछे पढ़े आप। आयु धन वेद बराबर आयुर्वेद। आयु का अर्थ क्या हुआ? जन्म और मृत्यु के बीच का जो काल है, जो समय है, वो आयु है। और आयु जो है उसका वेद विद विद्या जानना। अब जानना कैसा है? ये यथार्थ में जानना, ये कोई पदार्थ में जानना नहीं है। आधुनिक विज्ञान केवल पदार्थ को देखता है। वो कहता है हमको आप प्रमाण दो और हम एविडेंस बेस्ड, बहुत बड़ा घमंड करते हैं इस बात पे जी। ये लोग एविडेंस बेस्ड, दो कौड़ी की बात है। एविडेंस उन चीजों के मिल सकते हैं जो पदार्थ है, जो पदार्थ नहीं है। जीवन कोई पदार्थ नहीं है, आत्मा कोई पदार्थ नहीं है। अब मन के विषय में जरूर पदार्थ कहा जाता है, क्योंकि मन को ट्रांसफर, आप एक यूएसबी पोर्ट में, एक पेन ड्राइव में आप मन की बातों को कैप्चर कर सकते हो। पूरा मन तो नहीं कैप्चर होगा, लेकिन फिर भी काफ़ी बड़ी हद तक आप जो बोल रहे हो वो रिकॉर्ड, हम लोग भी रिकॉर्ड कर रहे हैं। अब ये रिकॉर्डिंग जो हो रही है मन के भूत द्वारा प्रसृत जो वाणी है, उसके द्वारा ये रिकॉर्डिंग हो रही है। अब मन को रिकॉर्ड किया जा रहा है, लेकिन मन के पूरे पूरे स्ट्रक्चर को, उसकी पूरी की पूरी ज्ञान को, विज्ञान को फिर भी आप नहीं जान रहे हो। मन के उपयोग से ही ये वाणी में जो बोल रहा हूं वो निकल रही है। लेकिन इसको केवल इसी को समझ लेना है कि ये मन का पूरा हो गया। अभी मन में कहाँ से ये पैदा हो रहा है वाणी, ये कहाँ से ये शब्द निर्मित हो रहे हैं, ये विज्ञान इसकी खोज कर लेता है, वो ब्रेन के उस हिस्से को जानता है। लेकिन ये जानना पदार्थ का जानना, ये जानना यथार्थ का जानना नहीं है। और यथार्थ जानना हो, सत्य को जानना हो, तथ्य, यथार्थ और सत्य, फैक्ट एंड व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ दैट। और रियल मीनिंग में रियल का मतलब सिर्फ रियलिटी जो आंख से दिख रही है, कान से सुनाई दे रही, वो नहीं। रियल में उसको जानना। किसी सांप में विष क्यों पैदा होता है, इसको मैं जिस तरह से बताऊंगा वैसा कोई वैज्ञानिक नहीं कहेगा। मैं आपको उदाहरण के तौर पे कहता हूं कि सांप में विष क्यों पैदा होता है और कैसे बनता है, मैं आपको बता देता हूं। अब आप देखिए, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर, बसंत, ग्रीष्म 6 ऋतु हैं, लेकिन इसमें अपन मोटे मोटे तौर पे कहते हैं ठंडी, गर्मी, बरसात। अब गर्मी का मौसम को आप ले लो। गर्मी के मौसम में सूर्य बहुत जोर से तप्त हो जाते हैं। मकर संक्रांति के बाद सूर्य का ताप बढ़ते चला जाएगा। अभी अपन फरवरी में है, फिर मार्च में जाएंगे, अप्रैल में जाएंगे, मई जून में बहुत जोर से तपेगा, आग बरसेगी आसमान से, सूरज आग बरसाएंगे जी। अब वो आग जो बरसेगी क्या करेगी? पत्तियों को भी झुलसाएगी, प्राणियों को भी झुलसाएगी, हर चीज को जला डालेगी। अब ऐसी पत्तियां, फूल, वनस्पतियां सब जाकर के भूमि के अंदर में गिर जाएंगी, और भूमि में वो जले हुए रूप में, लेकिन किसी न किसी प्रकार के पदार्थिक रूप उनका बचा रहेगा, और उनके अंदर जो भी गुण है वो भी बचे रहेंगे, लेकिन वो जल भुन गए हैं। अब ऐसा जला भुना चीज जो अति तप्त हो गया, दग्ध हो गया, ऐसी दग्ध पदार्थ भूमि के एक लेयर में बन जाएगा। जब पहली बरसात आएगी और बरसात आने के बाद थोड़ी सी अच्छे से गिर गया पानी, तो काले कलर के कीड़े बनेंगे, जो कि अति जहरीले होते हुए पाए जाते हैं। कहीं से किसी को अगर वो कीड़े काट देते हैं या तो वो उसको कई बार एलर्जी, अर्टिकेरिया, मरते दम तक का अर्टिकेरिया होते हुए मैंने देखा हूं कुछ लोगों। और विषैले छोटे छोटे कीट पैदा होंगे। उन कीटों को खाने के लिए फफली उड़ने वाली आएगी, फिर वो फफली को भी खाने के लिए छिपकली, गिलहरी, कोहटा, या क्या कहते हैं लोग उसको अंग्रेजी में, कवर बिज्जू, ये छोटे छोटे रेंगने वाले कीड़े फिर आएंगे।
और इन छोटे छोटे मेंढकों को, टोड को और ऐसे छोटे रेंगने वाले छिपकली को और गिलहरी को, इनको सर्प जो है निगल सकता है। और सर्प जब निगलेगा, इतने जहरीले जहरीले कीड़ों को खाए हुए, जहर कहाँ से बना? प्रकृति से बना। सूर्य के अति तप्त होने से, दग्ध होने से पूरी फूल पत्ती वनस्पति सब जो है अति दग्ध हो गए और अति उष्ण प्रभाव में हो गए, अति तीव्रता उनमें आ गई और उनके अंदर में बहुत ज़्यादा तेजी पैदा हो गई और वो तेजी ने विष का निर्माण किया उन कीड़ों के अंदर। उतना विष फिर भी नहीं था जितना कि सांप में पहुंच करके हो रहा है, क्योंकि सांप में कंडेंस होकर के जा रहा है। इतनी सारे जो कीड़े मकोड़े, फूल पत्ती, सड़ी हुई चीज़ें, ये सब ने जो निर्माण किया विष, वो विष अब सर्प के पास जाकर के कंडेंस होकर के सर्प का विष ही सबसे अंतिम प्रकार का विष कहा गया। सर्प भी भांति भांति प्रकार के हैं और विष भी भांति भांति प्रकार के, लेकिन फिर भी जो संसार भर में सर्प को ही, किसी भी जहरीली चीज़ के ऊपर सांप ही बना रहता है, भारत में तो खास तौर पे, और संसार भर में भी उसको एक प्रथम विष माना जाता है। हालांकि प्रथम विष तो समुद्र मंथन में पैदा हुआ था, लेकिन मैं अभी उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। उस विष से ही सब विष का निर्माण है, लेकिन वो फिर अल्प मात्रा के छोटे छोटे रूपों में बटे हैं। वो पूर्ण विष प्रकट हुआ था तो उसी समय कोलाहल मच गया था। लेकिन मैं अब आपसे ये कह रहा हूँ कि आयुर्वेद को यहाँ से आप समझना शुरू करो कि आयुर्वेद इस ज्ञान को भी जानता हुआ है, अध्यात्म भी इस बात को जानता हुआ है। योगी जो होगा वो भी इसको जानेगा, सिद्ध पुरुष होगा वो भी इसको जानेगा, ऋषि मुनि होंगे वो भी इसको जानेंगे। हर प्रकार के ऋषि, चाहे वो जैन धर्म के ऋषि हों, चाहे वो बौद्ध ऋषि हों, और चाहे वो सनातन के ऋषि हों, या सिक्खी परंपरा से आने वाले गुरुजन हों, सब इस रहस्यों को जानते हुए ही उपदेश किए। इसलिए वो करुणा सिखाते, इसलिए वो प्रेम सिखाते, क्योंकि हर प्राणी के अंदर में होने। अब सांप ने कुछ किया नहीं है जी विष पैदा करने के लिए कि ला मेरे को अच्छा बढ़िया पॉइजनस बना दो, मैं सब संसार को डराऊंगा, सब संसार को भयभीत करूंगा, सबको काटूंगा, सब मर जाएंगे, मैं खुश होऊंगा। ऐसा कोई इच्छा सर्प ने प्रकट नहीं किया, प्रकृति ने उसको उत्पन्न किया कि जनसंख्या नियंत्रण का एक साधन है वो। और सब प्रकार से अगर देखिए, अब आपने सब पशुओं को मार दिए, आपने शेर चीते कम कर दिए, अब जंगल में पाल रहे हो, चीते वहां से ला करके पाल रहे हो और शेर वहां से ला करके पाल रहे हो, अच्छा है, लेकिन ये प्रकृति के जंगल फिर भी नहीं। अमेजान में कहते हैं एक जंगल है अफ्रीका में कहीं, और ये कहाँ है मुझे नहीं पता, लेकिन वो एक जंगल है जिसमें मनुष्य का प्रवेश निषिद्ध कर दिया गया। वहां पे बहुत प्रकार के जीव जंतुओं की पूर्णता से वृद्धि हो रही है। वो जंगल बिना किसी आर्टिफिशियल, उसको कोई पानी नहीं देता, उसको कोई बिजली नहीं है वहाँ, टेलीफोन की लाइन नहीं है वहाँ, रोड नहीं बनी है वहाँ, और वो जंगल अपने आप में इतना भयंकर जंगल हो गया कि मनुष्य को घुसने की हिम्मत नहीं, और घुसने दिया ही नहीं जाता, परमिशन ही नहीं। वो एक एक्सपेरिमेंट में हो रहा। मैं इसको एक बहुत महान और बहुत अच्छा प्रयोग मानता हूं कि जंगल होता क्या है ये तो हम भूल गए हैं ना। अब किसी दिन उस जंगल में थोड़े हिस्से में प्रवेश करके सुरक्षा के साथ, क्योंकि वहां तो सब हम सभी पशुओं के, मनुष्य का जो एक शरीर है ना, वो सब पशु उसको आहार के जैसा देखते और परम स्वादिष्ट चलता फिरता, लेकिन उनके मुकाबले में कमजोर। आप अगर आपके पास कोई हथियार ना हो तो आपकी औकात कुत्ते के सामने भी कुछ नहीं, वो आपको खा जाएगा भाई। कुत्ते से आप नहीं जीत सकते अकेले शरीर से, डंडा ले लो तो फिर तो हो गया काम खत्म बेचारे का। अब मैं ये कह रहा हूं कि कुत्ता हो, बिल्ली हो, शेर हो, चीता हो, सबके पास औजार है। आदमी के पास नाखून है लेकिन बहुत कमजोर, दांत है लेकिन बिल्कुल कमजोर, पर मनुष्य ने इन्हीं नाखूनों, दांतों और लेकिन हाथों को जब उसने फ्रीली इस्तेमाल करना शुरू किया, तभी मनुष्य ने प्रकृति पर विजय प्राप्त किया। लेकिन अब वो विजय प्रकृति के लिए को स्वीकार नहीं है। वो चाहती कि मनुष्य कुछ कम होए, उनकी ऊधम कुछ कम होए और प्रकृति अपने रूप में बढ़े। कोविड होने से प्रकृति बढ़ी कि नहीं बढ़ी? वो प्रकृति ही कर रही है। वो वायरस का तो जबरदस्ती ये लोग हल्ला ले रहे हैं, पर प्रकृति कर रही है। अप्राकृतिक जीवन को जीने के कारण यह हो रहा।
तो हम आयुर्वेद को इसी तरह से सीरीज में समझेंगे। मैं आपको थोड़ा थोड़ा रोज बताते जाऊंगा। आप मुझे सब्सक्राइब करें, आप मुझे लाइक करें, कमेंट जरूर करें। कमेंट से हमारी और आपकी संवाद बनेगा। कमेंट वो खिड़की है जहां से आप बोलोगे, मैं सुनूंगा और मैं सब कमेंट्स पढ़ूंगा और आपको उत्तर देने की भी कोशिश करूंगा। पर आप कमेंट कर ही नहीं रहे। करो, कुछ भी पूछ लो। मैं सर्वज्ञाता नहीं हूं, लेकिन मैं हर प्रश्न का उत्तर देने के लिए कुछ ना कुछ क्षमता जरूर रखता हूं, और हर वो व्यक्ति रखता जो आंतरिक ज्ञान को थोड़ी बहुत खोज करता है। इतनी किंची मात्र भी खोज आपको, एक बूंद भी आपको बहुत ज्ञान से भर देती। नमस्कार।